तो देखो, बोथ ऑफ दीज आर सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट। हमें पता है अगर ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है और मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिक सेंटर पर रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारी स्क्वायर प्लेट है, इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? इसका जो ज्योमेट्रिक सेंटर है वहां पर। और ये जो हमारा सर्कल है, इसका सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पर रहेगा। सो अगर यहाँ पर डायग्राम ऐसी हो जाएगी, यहाँ पर मास एम सिचुएटेड है और यहाँ पर मास एम सिचुएटेड है। अब ये डिस्टेंस कितना होगा इस पॉइंट से? सर्किल की साइड है ए, तो ये सेंटर कितने दूरी पर होगा? a/2। ये a/2, सॉरी ये तो a रहेगा बिकॉज इसकी रेडियस ही a है, ठीक है। सो अब आपको ओरिजिन लेना पड़ेगा। क्या पर ओरिजिन लेना है? अपन कहते हैं सर्कल के सेंटर को ओरिजिन कंसीडर करते। चलो ठीक है, इस हिसाब से अब सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ेगा। एक्स सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। दोनों का मास हो जाएगा 2m। दिस इज m इंटू ये ओरिजिन है तो ये 0 हो जाएगा। इसका भी मास m है बट इट इज एट डिस्टेंस a/2, ठीक है। ये डिस्टेंस a और ये a/2, सो ये ओरिजिन से कितना डिस्टेंस हो जाएगा? ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3a/2। 3a/2। सो हमारा सेंटर ऑफ मास आ जाएगा m कैंसल 3a/2 अपॉन 2 3a/4। सेंटर ऑफ मास विल बी 3a/4। सही है। अगर मैं इसे माइनस साइन लिखता बिकॉज इट इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये माइनस आएगा। माइनस मतलब क्या? ओरिजिन के लेफ्ट हैंड साइड में। सही है, रहेगा ध्यान में। चलो और एक क्वेश्चन करते आगे जाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। Two blocks of masses 5 kg and 2 kg are placed. देखो लास्ट में अब कैलकुलेशन देखकर करना आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है। हाँ, जाए आगे। हाँ, 2 blocks of masses 5 kg and 2 kg are placed on frictionless table and connected by spring. If external force gives velocity
of 14 meter per second to heavier block, excuse me, in the direction of lighter one, calculate velocity of center of mass. देखो हमें क्या कहा है, दो ब्लॉक्स है, 5 kg से स्प्रिंग से कनेक्ट किया है 2 kg के साथ। और एक्सटर्नल फोर्स हेवियर ब्लॉक को 14 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी देता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइटर वन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बता दो। देखो क्या इनके बीच में रिजिड लिंक है क्या? नहीं सर, स्प्रिंग है। क्या स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो सकता है क्या? हाँ सर, यस सर, कॉम्प्रेस कॉम्प्रेस हो सकता है। तो जब 5 kg को अपन वेलोसिटी देंगे तो इमीडिएट 2 kg को फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो उस केस में अपने को लिखना पड़ेगा v सेंटर ऑफ मास इक्वल टू m1 इंटू v1 प्लस m2 इंटू v2 अपॉन m1 प्लस m2। एक को 1 मान लो, एक को 2 मान लो, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगी m1 की वैल्यू 2 kg, और उसको वेलोसिटी कितनी है अभी 0, उसको डायरेक्टली हमने वेलोसिटी नहीं दी है, प्लस m2 5 और उसको वेलोसिटी दी है 14 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मतलब, सही है। तो 70/7 दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जाए आगे। यस सर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन आपको करना है। Two particles of equal masses are moving with velocity two meter per second at an angle of 30 degree with each other. Find velocity of center of mass. ठीक है, चलो करके देखो क्वेश्चन। एक 3 मिनट का समय देता हूँ आपको मैं। देखो समझ लो हो क्या कहा है। दो मासेस है जिनका मास सेम है और ये 30 डिग्री के एंगल बनाकर एक दूसरे से इक्वल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड से जा रहे। तो हम कह रहे कि एक इसको पकड़ लो m1 जिसकी वेलोसिटी है v1 और ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए इसे कहेंगे 2i कैप। अब ये जो v2 है शायद से इसके मुझे कंपोनेंट लेने पड़ेंगे, तब जाकर मैं इसकी वेलोसिटी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये अगर 30 डिग्री का एंगल है तो ये कितना आ जाएगा v2 cos 30, ये कंपोनेंट आ जाएगा v2 sin 30। ठीक है, और इसकी वेलोसिटी हो जाएगी इक्वल टू v2, ऐसे v sin 30 एंड v cos 30 लिखते हैं। ये वैल्यू कितनी आएगी cos 30 मतलब
√3/2। cos 30 के साथ चाहिए आई कैप, sin 30 के साथ चाहिए जे कैप। तो ये v2 वेलोसिटी मेरी बन जाएगी, v का मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड, cos 30 इज √3/2, आई कैप प्लस sin 30 बन जाएगा 1/2 इंटू जे कैप इक्वल टू v2। सो देखो यहाँ पर हो गए हमारे वेलोसिटी वेक्टर्स, v1 इक्वल टू 2 आई कैप एंड v2 इक्वल टू, ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, तो √3 आई कैप प्लस जे कैप। अब आपको सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पूछी है, तो वेलोसिटी वेक्टर सेंटर ऑफ मास विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हमें लिखना पड़ेगा, क्या लिखूं? m1 की वैल्यू m, v1 इज 2 आई कैप प्लस m2 की वैल्यू m, v2 की वैल्यू √3 आई कैप प्लस जे कैप अपॉन m1 प्लस m2 विल बी 2m। ठीक है, m कॉमन निकाल लिया और ये m कैंसल, 2i प्लस √3i, सो 2 प्लस √3i प्लस j अपॉन 2। अगर मैग्नीट्यूड पूछा तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है? मैग्नीट्यूड पूछा तो मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे क्या? अरे हाँ या ना, निकाल पाओगे ना? चलो जाए क्या आगे? सर, हाँ बोलो। आपने v cos 30 आई v2 cos 30 आई की जगह पे v cos 30 आई क्यों किया? v2 इसकी टोटल वेलोसिटी है, ठीक है। जो ये v अगर 2 मीटर पर सेकंड है, मैग्नीट्यूड अगर 2 मीटर पर सेकंड है, v2 क्या है? वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड 2 है विच इज v। ध्यान में आया क्या? मैं v2 लिखता, देखो इसे मैंने अगर पूरे को v2 कहा है तो मैं इसे v2 cos 30 आई कैप प्लस v sin 30 जे कैप ऐसा नहीं कह सकता हूँ ना, ये पूरा v2 है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता ना 5 इक्वल टू 5 cos 30 आई कैप प्लस 5 sin 30 जे कैप, ऐसा नहीं कह सकता हूँ ना मैं। सो इसके टोटल वेलोसिटी को कुछ तो अलग कहना पड़ेगा और ये जो v दी है उसको कुछ अलग कहना पड़ेगा। ध्यान में आ रहा है क्या? ये जो v लिखा है ना, ये मैग्नीट्यूड है 2 मीटर पर सेकंड। टू पार्टिकल्स ऑफ इक्वल masses आर मूविंग विथ वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड। सो आपको इसका मैग्नीट्यूड पता है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? v। v मतलब कितना? 2 मीटर पर सेकंड। फिर v2 क्या है सर? v2 इसकी टोटल वेलोसिटी लिखी हमने, वेलोसिटी वेक्टर इंक्लूडिंग डायरेक्शन। सो फिर उसका x कंपोनेंट कितना रहेगा, उसका y कंपोनेंट कितना रहेगा? सही है, उसे हाँ। हमने कहा टोटल वेलोसिटी को या वेलोसिटी वेक्टर को, v उसका मैग्नीट्यूड है। बट सर आप मोस्ट ऑफ द टाइम जो वेक्टर रहता है वही उसका ही नेम लिखते हो ना cos 30 के पहले। हाँ चलिए आप v2 कहो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो v2 मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर v2 है, यहाँ पे भी v2 है, यहाँ पर भी v2 है, ये ऐसा हो जाएगा 5 5 5। हम बाकी कब लिखते हैं वैसा? हम उस केस में लिखते हैं, देखो मैं आपको बताता हूँ। ये मेरा फोर्स है F, तो मैं इसका Fx जो कंपोनेंट रहता है वो F cos 30 लिखता हूँ, ठीक है। मेरा y जो कंपोनेंट रहेगा इसको मैं F sin 30 लिखता हूँ और फिर मैं कहता हूँ मेरा वेक्टर जो है F बार, ये Fx i कैप प्लस Fy j कैप,
ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसा अगर आपको चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इसे V2 बार कहो, इसे V2 कहो, ऐसे V2 कहो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। ये V2 क्या हो जाएगा अभी, ये V2 विल बी ये 2 मीटर पर सेकंड मैग्नीट्यूड, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है। बस इतना ही मेरा कहना है, बाकी कुछ भी नहीं। आया, चलेगा ऐसा, चलेगा ऐसा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम ऐसा ही लिखते हैं। F इक्वल टू एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, इसे आप कहेंगे एफ बार इक्वल टू एफ कॉस 30 प्लस एफ साइन 30 जे कैप, ठीक है, चलेगा। यहाँ पर भी एफ आ रहा है, यहाँ पर भी एफ आ रहा है, ये एफ वेक्टर है, ये एफ मैग्नीट्यूड है, ये V2 वेक्टर है, ये V2 मैग्नीट्यूड है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा। इफ यू आर कंफर्टेबल विद दिस, ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। सर ऐसे कंपोनेंट में क्यों लिखना पड़ा, कौन बता सकता है कंपोनेंट में क्यों लिखा? ऐसा लिखना पड़ा क्योंकि ये भी आई के टर्म में है, ये भी आई के टर्म में है, सो फिर वेलोसिटी वेक्टर जब अपन ऐड कर सकते हैं तब V2, ये वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड एट एन एंगल ऑफ 30 को ऐड करने के जगह 2i के साथ √3i ऐड करना आसान है, ठीक है। इसलिए एडिशन सब्सट्रैक्शन के लिए इसके कंपोनेंट एक डायरेक्शन में कितने हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कितने हैं, इस फॉर्म में लिखना ज्यादा फायदेमंद है, ठीक है। देखो आसान है, एक बार मैं बताता हूँ। दो मासेस है, इक्वल मासेस, उनकी वेलोसिटीज दी है 2 मीटर पर सेकंड, सिर्फ उनके बीच में एंगल है 30 डिग्री, ठीक है। तो हमने कहा चलो एक मास जा रहा है अलोंग एक्स एक्सिस, इसलिए उसकी वेलोसिटी पकड़ ली 2i कैप, दूसरा मास जा रहा है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाकर 2 मीटर पर सेकंड से उसके वेलोसिटी को दिया V2, ठीक है। फिर हमने इसको कंपोनेंट के फॉर्म में, दैट इज IJ के फॉर्म में लिख दिया। V2 बार, ये V2 बार वेलोसिटी विल बी V2 cos थीटा i कैप प्लस V2 sin थीटा j कैप, ठीक है। V2 की वैल्यू है 2, cos 30 इज √3/2, V2 की वैल्यू है 2, sin 30 की वैल्यू है 1/2, ठीक है। तो ये बन जाएगा V1 इक्वल टू 2i कैप, ठीक है, और V2 इक्वल टू √3i प्लस j कैप। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर निकालना है तो ये क्या आ जाएगा, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो, ठीक है। चलो हमारे पास क्या दिया है अभी, टू पार्टिकल्स of masses 2 kg and 4 kg are approaching towards each other with 1 meter per second and 2 meter per second on a smooth horizontal surface.
m1 की वैल्यू कितनी है 2 kg, एक्सीलरेशन कितना है 1, प्लस m2 की वैल्यू है 4 kg, एक्सीलरेशन कितना है -2। सर माइनस क्यों लिया? सर हाँ बोलो। सर ये वेलोसिटी है कि एक्सेलरेशन है, क्योंकि यहाँ पे मीटर पर सेकंड लिखा है। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा 2 1 जा 2, 4 इंटू -2। सर माइनस क्यों लिया? ये अपोजिट डायरेक्शन में है ना, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में है तो राइट साइड को अगर मैं पॉजिटिव कंसीडर करता हूँ तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन को क्या कहना पड़ेगा? ठीक है, इसका मतलब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन विल बी -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या? इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड। कहां पर जा रहा है ये? लेफ्ट हैंड साइड में। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन लेफ्ट हैंड साइड में हो रहा है, ठीक है। देखो सिंपल फॉर्मूला है, बस वैल्यू पुट करनी है। ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं। हाँ, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन जब आता है तब ध्यान में क्या रखना है? अब यहाँ पर देखो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं ली। कोऑर्डिनेट सिस्टम कब ले रहे थे? जब सेंटर ऑफ मास निकाल रहे थे। वेलोसिटी के केस में और एक्सीलरेशन के केस में कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं ले रहे हैं, पर हम डायरेक्शन कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। सर एकदा ते -2 कसं आलं सांगाल का? आपण काय म्हटलं पहा, राइट हँड साइडची डायरेक्शन पॉझिटिव्ह घेतली आहे, तो जिस बॉडी का एक्सीलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, मुझे कैसे पता चला अपोजिट डायरेक्शन में है? अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर, ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच कर रहे हैं। तो ये अगर राइट में जा रहा है तो इसको अप्रोच करने के लिए इसको लेफ्ट में भी आना पड़ेगा। बॉडी 1 का एक्सीलरेशन है, बॉडी 1 का एक्सीलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। राइट हैंड साइड को पॉजिटिव माना तो लेफ्ट को निगेटिव मानना पड़ेगा। सो एज अ सिस्टम अगर हम कंसीडर करते तो इट इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट with acceleration of 1 meter per second square। आया क्या ध्यान में? यस सर। चलो two particles M1 and M2 are released from top of a tower. In downward and horizontal direction, ठीक है, with speed u। देखो अच्छे से पढ़ो। Find acceleration of center of mass। पहले तो समझ लो, कोई एक टॉवर है, इस टॉवर से ये जो दो पार्टिकल्स हैं इनको
एक को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में रिलीज किया है, एक नीचे वाले डायरेक्शन में जा रहा है विथ वेलोसिटी u। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन आपको निकालना है। अब देखो, इसको m1 मानते हैं, इसको m2 मानते हैं, दिस इज u1 इनिशियल वेलोसिटी, सही है। इसको इनिशियल वेलोसिटी मानते हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है। अब मुझे बताओ m1 का एक्सीलरेशन कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो g मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। m2 का एक्सीलरेशन कहाँ रहेगा? डाउनवर्ड। क्यों? सर वो भले ही हॉरिजॉन्टल है लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना सर। ओके, एग्जैक्टली। सो ऑन बोथ masses external force which is responsible for acceleration is gravitational force। सही है क्या? दोनों मासेस पर जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, और एक्सटर्नल फोर्स ही एक्सीलरेशन का काम करता है। ये इतना पार्ट ध्यान में आया क्या, बताओ मुझे। ठीक है, दोनों का भी एक्सीलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम जनरली निगेटिव कंसीडर करते हैं, तो हमें इसको माइनस कहना पड़ेगा, अपवर्ड पॉजिटिव है। दूसरा कोई चांस है क्या एक्सीलरेशन का? नहीं है, दूसरा एक्सीलरेशन का कोई चांस नहीं है, तो हमें लिखना पड़ेगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। कितना आएगा ये? m1 इंटू a1 प्लस m2 इंटू a2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो, हाँ, ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है तो प्लस माइनस से आपका काम हो जाएगा। अगर एक्सीलरेशन 2 डायमेंशनल रहता तो अपने को आईजे कंसीडर करने पड़ते, सही है। अगर कोई और एडिशनल फोर्स होता और एक्सीलरेशन की डायरेक्शन वर्टिकली अपवर्ड या वर्टिकली डाउनवर्ड के सिवा दूसरी कोई रहती तो हमें वैसा कंसीडर करना पड़ता। अब ये प्लस माइनस से काम होने वाला है तो अपन डायरेक्टली लिखेंगे मास m एक्सीलरेशन माइनस g प्लस मास m एक्सीलरेशन माइनस g डिवाइडेड बाय m प्लस n। तो ये m कॉमन आ गया, तो m माइनस जी प्लस -2g अपॉन m प्लस m 2m। m चले गए, 2 चले गए, एक्सीलरेशन विल बी -g। तो पूरे सिस्टम का एक्सीलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विल बी -g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही है क्या? सर मासेस तो एक जैसे नहीं है ना, m1 m2, फिर आपने कॉमन कैसे निकाल लिया है? इक्वल मासेस है ये, अगर अलग नहीं रहते तो फिर सिर्फ ऐसा इक्वेशन रहता। ठीक है, सर इक्वल रहते तो लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में। इक्वल रहते तो भी रहेगा, नहीं रहेगा तो भी रहेगा। देखो, इक्वल नहीं है, m1 इंटू माइनस जी प्लस m2 इंटू माइनस जी अपॉन m1 प्लस m2। अगर नहीं है
तो माइनस जी को कॉमन निकाल सकता हूँ, ब्रैकेट में बचेगा m1 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस m2, पूरा ब्रैकेट चला जाएगा माइनस जी। दोनों पर सेम एक्सीलरेटिंग फोर्स लग रहा है ना, तो एक्सीलरेशन सेम ही रहेगा दोनों का भी एक्सीलरेशन सेम है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन भी सेम रहेगा। सही है ना, दोनों पर एक ही फोर्स लग रहा है। यस हाँ, ठीक है। इक्वल नहीं दिए हैं, बिल्कुल आपने सही कहा कि सर ये इक्वल नहीं दिए, हमने नहीं लेना चाहिए, नहीं लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, सर, अगर हमेशा ऐसा प्रॉब्लम रहा तो इसमें हमेशा के माइनस जी रहेगा क्या एक्सेलरेशन? सिर्फ अगर ग्रेविटेशनल फोर्स है तो आपका एक्सीलरेशन हमेशा, मैं माइनस जी रहेगा ऐसा नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा ऐसा रहेगा। आपने अगर डाउनवर्ड को पॉजिटिव लिया तो एक्सीलरेशन प्लस जी रहेगा, उसकी डायरेक्शन फिक्स रहेगी कि ग्रेविटी चीजों को डाउनवर्ड डायरेक्शन में खींचने वाली है। प्लस माइनस क्यों लिया हमने, प्लस माइनस अभी इस केस में ऐसा लिया बिकॉज ये एक ही डायरेक्शन में है, वन डायमेंशनल है। अगर इसमें कोई एडिशनल कंपोनेंट रहता तो फिर मुझे इस एक्सीलरेशन को जी जे कैप लेना पड़ता। ठीक है, जे इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पर तो इसका कोई कंपोनेंट नहीं है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, इसलिए माइनस जी जे कैप कहूंगा मैं। सो इट डिपेंड्स ऑन प्लस माइनस साइन लेना या आईजे लेना, ये आपके हाथ में है। अभी प्लस माइनस से काम क्यों हो रहा है, बिकॉज इट्स वन डायमेंशनल। आखिरी में आईजे या प्लस माइनस ये आपको क्या देते हैं बताओ? आईजे डायरेक्शन। डायरेक्शंस। बिल्कुल, आप डायरेक्शन को कैसे समझना, कैसे ध्यान में रखना, प्लस माइनस साइन से कर सकते हो या वेक्टर्स को इन्वॉल्व करके कर सकते हो। ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन करते हैं, देखो। Two particles of masses 2m and 3m are placed at a distance d on a smooth surface. They move towards each other due to mutual attractive force. ठीक है, फाइंड, क्या क्या ढूंढना है आपको? फर्स्ट पार्ट, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। दूसरा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास when separation distance is d/3। ठीक है, और तीसरा, at what distance from initial position of 2m masses will collide।
अच्छे से क्वेश्चन को समझ लो। देखो दो पार्टिकल्स है, इनका मास अलग अलग, ठीक है। मेरे जैसी गड़बड़ मत करो, ये मासेस अलग अलग है। एक मास दिया है 2m जिसको हमने छोटा दिखाया है, दूसरा मास है 3m, आर प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ टेबल। अरे गड़बड़ कर दी, स्मूथ टेबल पर है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? इनके बीच का डिस्टेंस है d। ठीक है। They move towards each other due to mutual attractive force। ये दोनों एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, ठीक है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, बता दो। मैं लिखता हूं, क्यों लिखा सर ऐसा? कौन बताएगा ऐसा क्यों लिखा? यहाँ पर सिस्टिंग मतलब क्या है? कौन है यहाँ पर सिस्टिंग मतलब? 2m सिस्टम है, 3m सिस्टम है, या 2m 3m मिलाकर सिस्टम है? 2m 3m 2m 3m मिलाकर सिस्टम है। तो ये क्या इंटरनल फोर्सेस हो गए क्या? म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्सेस मतलब? yes sir ग्रेविटी का यस सर। हाँ, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दोनों के बीच में, बट ये तो इंटरनल फोर्स हो गया। म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्स ये इंटरनल फोर्स हो गया। अगर ये इंटरनल फोर्स है तो क्या इंटरनल फोर्स है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कर सकते हैं क्या? नहीं। कर सकते हैं। हमने लिखा है F एक्सटर्नल इक्वल टू m इंटू एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है, मास तो 0 नहीं होगा, तो इसका मतलब 0 कौन होगा? सर आप ऐसा क्यों कह रहे हो? बिकॉज यहाँ पर स्पेशली मेंशन किया है, दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर ड्यू टू म्यूचुअल अट्रैक्टिव फोर्सेस। एक ने दूसरे पर लगाया, दूसरे ने पहले पर लगाया, एज अ रिजल्ट ये फोर्स लग रहा है। तो सर क्या इनकी मोशन नहीं होगी क्या? ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा हमारा कहना नहीं है। इसकी मोशन हो सकती है, फिर कैसे होगा? सो ये अगर आगे आएगा तो ये दूसरा भी उतना ही आगे आएगा, सो दैट ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जगह पर रहेगा। सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं होगी, सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं होगी। क्या सही है? सेंटर ऑफ मास की मोशन नहीं होने वाली है। चलो दूसरा पार्ट देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कितनी आ जाएगी? अब एक्सटर्नल फोर्स ही नहीं है तो सेंटर ऑफ मास मूव होगा क्या? no sir नहीं है। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 है, इसका मतलब भी सेंटर ऑफ मास ये कांस्टेंट रहेगा। और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बारे में कुछ भी नहीं दिया, इनको तो पहले से टेबल पर रखा था, बाहर से किसी ने फोर्स लगाई ही नहीं, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होना इज नॉट पॉसिबल। तो शुरुआत में जब इनको टेबल पर रखा तब उनकी जो कंडीशन रहेगी दैट इज सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0, तो अभी भी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 ही रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कुछ अलग रहेगा
इसका मतलब सेंटर ऑफ मास पर 0 से VCM करने के लिए कुछ फोर्स लगाना पड़ेगा। 0 से VCM हुआ मतलब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन रहेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन है मतलब एक्सटर्नल फोर्स इन्वॉल्व है। इसकी तो हमें पक्के से गारंटी है कि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। इसकी भी हमें गारंटी है कि एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास 0। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है मतलब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि दो बॉडीज है, दो बॉडीज में उसके सेंटर ऑफ मास को शुरुआत में वेलोसिटी देना रखने के बाद तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा, क्योंकि 0 से VCM ये वेलोसिटी चेंज होगी मतलब एक्सीलरेशन होगा। यहाँ पर एक्सीलरेशन नहीं हो रहा है। अब देखो, एक्सीलरेशन नहीं है सेंटर ऑफ मास का, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है, तो ये पार्टिकल कहाँ पर कोलाइड हो गए? सेंटर ऑफ मास की मोशन हुए बिना ये पार्टिकल कहाँ पर कोलाइड हो सकते हैं? हम मानते हैं यहाँ पर सेंटर ऑफ मास है, इसका एक्सीलरेशन 0 है, इसकी वेलोसिटी 0 है, पर इन दोनों पर म्यूचुअली अट्रैक्टिव फोर्स है, तो क्या होगा? धीरे धीरे ये आगे आएगा, साइमल्टेनियसली ये भी आगे आएगा। एक्चुअली ये दोनों आगे आगे आते आते क्या होगा, ये इस प्रकार से एक जगह पर आकर कोलाइड हो जाएंगे। कहाँ पर कोलाइड होंगे? सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ मास। या ये सेंटर ऑफ मास पर कोलाइड होने वाले हैं, तो निकाल लो सेंटर ऑफ मास। ठीक है, कैसे निकाल सकते हो आप? सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए पहले किसको कंसीडर करना है? रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस एक्सिस, रेफरेंस पॉइंट लिख लिया। ठीक है, सो पहले सेंटर ऑफ मास की ये ध्यान में आया क्या? पार्टिकल्स विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास। पार्टिकल्स विल कोलाइड एट सेंटर ऑफ मास, सही है। तो अगर पार्टिकल सेंटर ऑफ मास पर कोलाइड होने वाले हैं, क्योंकि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं हो रहा है और दोनों के ऊपर फोर्स लग रहा है, दिस इज जस्ट लाइक आप रबर बैंड को दोनों हाथ से खींचो और छोड़ दो, वो कहीं तो बीच में आकर अपने ओरिजिनल शेप में आता है। आपके लेफ्ट हैंड के पास नहीं आएगा, राइट हैंड के पास नहीं जाएगा, दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ो, वो कहीं तो बीच में आ जाएगा। सो वैसा ही यहाँ पर होने वाला है। तो ये आ जाएगा m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। पहले m1 प्लस m2 कर लेते हैं, कितना आ रहा है? 2m प्लस 3m 5m। x1 कितना है? 0। m2 कितना है? 3m इंटू x की वैल्यू d। तो ये कहाँ कोलाइड होने वाले हैं? 3d/5 इतने डिस्टेंस पर फ्रॉम 2m। ठीक है, फ्रॉम 2m दे विल कोलाइड एट 3d/5 इतने डिस्टेंस पर। ठीक है।